हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। आज का इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और फटाफट शेयर भी कर दीजिए। जो साथी पुराने हैं तो वो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। आज का चैप्टर है क्लास 10th का ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। इसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जल संसाधन जो हमारे भारत में और बिहार राज्य में जल से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन बनता है क्लास 10th का ज्योग्राफी से, ये तमाम सवालात को हम यहाँ हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट कि पहला क्वेश्चन क्या है, जल क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जल क्या है। तो जल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। वैज्ञानिक दृष्टि से H2 के दो अणु और O2 के एक अणु मिलकर जल का निर्माण करता है, यानी H2 करता है। कहा जाता है कि जीवन उत्पत्ति पहले जल में हुई तब स्थल पर। कहता है कि जीवन की उत्पत्ति पहले जल में हुई तब स्थल पर। जल का अर्थ ही जीवन है। जल का अर्थ ही जीवन है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? घरेलू कार्यों के अतिरिक्त जल प्लस विद्युत उत्पादन और परिवहन के लिए किया जाता है। यानी जल का उपयोग घरेलू कार्यों के अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन और परिवहन के लिए किया जाता है। चलिए अगला है, कह रहा है कि जल के विषय में निम्नलिखित तथ्य प्रमुख है। क्या कह रहा है? जल के विषय में प्रमुख तथ्य क्या है? नंबर 1 में कह रहा है कि पृथ्वी पर जल तो बहुत अधिक है, परंतु इसका 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। बताओ, जल जितना प्रतिशत है उसका उस 100% में से 96 यानी 96.5% भाग किसमें? महासागरों में पाया जाता है। जो बुनियादी ज़रूरतें नहाने, धोने, पीने, सिंचाई इत्यादि के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी 96% जल का हम नहाने, धोने, सिंचाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे है कि पीने लायक मीठा जल मात्र 2.5% है। पीने योग्य जितना जल है उन तमाम जलों में पीने योग्य मीठा जल सिर्फ कितना प्रतिशत है? तो पीने योग्य लायक मीठा जल मात्र 2.5% है। परंतु 2.5% का भी 70% ग्रीनलैंड, आर्कटिक तथा हिमालय जैसी हिम शिखरों यानी ग्लेशियरों में है एवं हिमनदों में बर्फ के रूप में है। कितना? 2.5% में से 70% ग्रीनलैंड, आर्कटिक तथा हिमालय जैसी हिम शिखरों एवं महानदियों में बर्फ के रूप में है। शेष 30% थोड़ा सा का कम नदी, तालाबों, भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है, जिसका कुछ भाग ही हम उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ कुछ भाग ही। दूसरा है, पृथ्वी पर जल अधिकांश दक्षिण गोलार्ध में विद्यमान है। पृथ्वी पर जो जल है वो अधिकतर किस में है? दक्षिण गोलार्ध में विद्यमान है, इसलिए इसे जल गोलार्ध कहते हैं। तथा इसका विपरीत उत्तरी गोलार्ध में उतना ही कम जल विद्यमान है, इसलिए इसे स्थल गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को कौन गोलार्ध कहते हैं? स्थल गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। यहाँ से आपका VBI एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्वेश्चन बनता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसलिए कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। अगला तीसरा है इसका, कहते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष के द्वारा विभिन्न जल स्रोतों में लगभग 1900 किलोमीटर स्क्वायर जल फिर एकत्र हो जाता है। भारत में प्रतिवर्ष वर्षा के द्वारा, किसके द्वारा? वर्षा के द्वारा। भारत में प्रतिवर्ष वर्षा के द्वारा विभिन्न जल स्रोतों में लगभग 1900 किलोमीटर स्क्वायर जल फिर एकत्रित हो जाता है। चौथा नंबर में करें कि 2025 तक विश्व के अधिकांश देशों में जल का कमी होने लगेगा। भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है। 2025 तक विश्व के अधिकांश देशों में जल की कमी होगा, उसमें हमारा देश भारत जो है उसका भी नाम इसमें सम्मिलित रहेगा। 5वां नंबर पे है, वर्षा का जल मीठा होता है। विश्व की कुल वर्षा का लगभग 4% जल भारत को उपलब्ध होता है। क्या कहता है कि विश्व की कुल वर्षा का जल लगभग 4% जल भारत को उपलब्ध होता है, परंतु भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध जल की दृष्टि से इसका स्थान
विश्व में 133वां है। इसको याद रखना है दोस्तों कि प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति भारत में इसका स्थान विश्व में कितना है, 133वां स्थान है प्रति व्यक्ति, यानी सबसे पीछे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और योग्य बात है। चलिए अगला प्रश्न है, कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद हैं। कहता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं वो किस प्रकार लाभदायक हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो क्या है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई का लाभ उठाया जा सकता है। किसका, यानी अपने किसान भाई लोग अपने फसलों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उन पर ब्राज बनाकर या जल रोकने के लिए बांध बनाकर ऐसा उपाय करना कि सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, जल विद्युत क्या बिजली उत्पन्न करना यानी जल विद्युत, बाढ़ की रोकथाम करना, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी कटाव रोकना, मछली पालन, नहरें निकाल कर यातायात की सुविधा बढ़ाना, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनाना आदि अनेक लाभ एक ही समय में लिए जा सकते हैं। ऐसी परियोजना बहुमुखी या बहुधंधी या बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ऐसी ही परियोजना से कई देशों की पूर्ति हो जाती है। ऐसी परियोजना से कई देशों की पूर्ति हो जाती है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं इस प्रकार हानिकारक है। इससे फ़ायदा भी और नुकसान है। तो नुकसान किस प्रकार के वो यहाँ समझेंगे। कह कि बड़े बांधों और परियोजनाओं के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो वो ये है कैसे, जैसे नंबर 1 में क्या करें, बांधों से नदी का स्वाभाविक प्रवाह रुक जाता है। बांधों से नदी का स्वाभाविक प्रवाह क्या होता है, नहीं बहाव रुक जाता है और तेज़ बहाव से कचरा बह जाता है, परंतु धीरे बहने से ये नदी की पेटी में जमा हो जाती है। इससे कई कठिनाइयाँ होती है। दूसरा है कर जल के प्रदूषण से जलीय जीव मरने लगते हैं। जल के प्रदूषण से जलीय जीव मरने लगते हैं। ये नुकसानें होती है, कठिनाइयाँ होती है। उसका कारण है कि बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 2 नंबर में करें अनेक संवेदनशील स्थानों पर बड़े बांधों से भूकंप का खतरा भी बढ़ जाता है। अगला है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी विवाद आदि जैसे कई विवाद भी उठ खड़े हो जाते हैं। उससे आगे है कभी कभी धाराएं कई भागों में बढ़ जाते हैं। मुख्य धारा में तो जल बहुत रहता है, परंतु अलग हुए भाग धीरे धीरे सूख जाते हैं। क्या है, धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसमें उपस्थिति जीव तथा वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है और सूखने पर मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, नहीं रुकावट हो जाता है, नहीं रुक जाता है। ये इस तरह का नुकसान हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत में जल के स्रोत, उनका वितरण एवं उपयोग, क्या कहता है कि उपयोग कहाँ उपयोग करते हैं भारत में। तो कहते हैं कि भारत में जल के विभिन्न स्रोत निम्न है। नंबर 1 स्रोत का मतलब कौन सा जरिया है। नंबर 1 में है वर्षा। वर्षा सर्वत्र एक समान नहीं होती, यानी हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जल संसाधन का अधिक भाग उन क्षेत्रों में सीमित है जहां वर्ष भर में औसतन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा है भूमिगत जल, यानी ज़मीन के अंदर के जल के बारे में। इससे कुआं खोद कर निकाला जाता है या ट्यूबवेल, बोरवेल आदि द्वारा निकाला जाता है। इसके लिए भी वर्षा एक प्रमुख साधन है। जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं। भूमिगत जल, अंतर्भौम जल का अधिक उपयोग उत्तर भारत में ही हो पाता है। जिस भारत में हम लोग हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर भारत का राज्य है। इन राज्यों में ज़्यादातर अंतर्भौम जल का अधिक उपयोग करते हैं, जिसका हम कहते हैं कि 37% भूमिगत जल का प्रयोग समर्थ हुए हैं। कहता है कि भारत में लगभग 433 अरब घन मीटर भूमिगत जल है भारत में। अगला है नदियाँ। नदियाँ में क्या है, 3 नंबर में करें नदियाँ। अब तक हम नदियों के कुल प्रवाहित जल का मात्र 8.5% ही सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए कर पाते हैं। उसके अलावा बाकी सब बेकार हो जाता है। शेष 91.5% बहाकर समुद्र में चला जाता है। नदी जल का उपयोग जल परिवहन के लिए भी किया जाता है, लेकिन हम लोग 8.8% जल का ही बिजली उत्पादन और अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी बहा के समुद्र में चला जाता है। अगला है झील, तालाब एवं जलाशय। क्या है, झील, तालाब
एवं जलाशय देश के विभिन्न भागों में ये पाए जाते हैं। इनका जल भी उपयोग में लाया जाता है। तालाबों की अधिक संख्या दक्षिण भारत में पठारी भागों में है। जितना तालाब दक्षिण भारत में उतना उत्तर भारत में नहीं है, तो वहाँ बारिश भी कम होती है, इसलिए वहाँ तालाबों की संख्या ज़्यादा है। अगला क्या है? ग्लेशियर। 5 नंबर में ग्लेशियर ये गर्मी में पिघलकर नदियों को जल प्रदान करता है। भारत में इनका क्षेत्र उच्च हिमालय है। हिमालय की चोटियाँ हिमाच्छादित हैं और वह पिघलकर नदियों को जल प्रदान करती है। दक्षिण भारत में ग्लेशियर नहीं है। दक्षिण भारत में ग्लेशियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के एक महत्वपूर्ण कारक का वर्णन करें। क्या है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के एक महत्वपूर्ण कारक का वर्णन करें। तो क्या है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 9 सितंबर 1987 ईस्वी को एक राष्ट्रीय जल नीति अपनाई। इसका महत्वपूर्ण कार्य जल संरक्षण, संवर्धन और प्रतिरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, अधिक जल वाले क्षेत्रों सहित जल संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, बेसिन स्तरीय और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधनों को बढ़ावा देना, जो जल संसाधन परिषद के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्या कह रहा है? कहता है कि जहाँ जल की कमी है वहाँ जल का संबंधित और वहाँ जल मुहैया कराया जाए, जल प्रबंधन कराया जाए। तो ये 1987 ईस्वी में 9 सितंबर 1987 ईस्वी को एक राष्ट्रीय जल नीति अपनाई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजना का वर्णन करें। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजना का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो कहता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में समय समय पर कहता है, भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें। भारत में समय समय पर नदियों से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम किया गया, जिनसे भारत में पेयजल, सिंचाई, बिजली आदि की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है। इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, जिसका 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजना इस प्रकार के हैं। अब कहा गया कि 4 नदी घाटी परियोजना का वर्णन करें। नंबर 1 में क्या है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना अंतर्गत व्यास और सतलज के संगम यानी हरि के बराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जिसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है, जो संसार की सबसे लंबी नहर है। पूरे विश्व में सबसे लंबी नहर है जो 500 किलोमीटर है, जिसका मुख्य उद्देश्य यानी मेन उसका थीम क्या है? सिंचाई की सुविधा प्रदान कर शुष्क भूमि को कृषि योग्य बनाना और हरियाली लाना। कितना इंपॉर्टेंट और ये वीवीआई क्वेश्चन है, विश्व में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। दूसरा है कोसी परियोजना। आप लोग कोसी नदी को जानते हैं, बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। तो कोसी परियोजना ये दूसरा है। ये उत्तर बिहार के लिए अभिशाप कोसी नदी पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, भूमि संरक्षण, मलेरिया नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन है। नेपाल स्थित हनुमान नगर में बैराज का निर्माण हुआ है। नेपाल में जो कोसी बैराज के नाम से सुने होंगे आप लोग, तो वो कहाँ है? हनुमान नगर में बैराज का निर्माण हुआ है। शक्ति गृह हो यानी पावर हाउस की स्थापना से इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 20,000 केजी वाट यानी किलोवाट, जिसका आधा बिजली नेपाल के लिए की गई है, यानी आधा भारत के लिए और आधा नेपाल के लिए। तो इसमें कितना वाट होता है? यानी इसमें लगभग 20,000 किलोवाट बिजली का निर्माण होता है, तैयार होता है। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है भाखड़ा नागल परियोजना। ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के निकट स्थित है। संसार के सर्वोच्च बांधों में एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। कितना है? 226 मीटर है। जलाशय के नाम सिखों के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर झील रखा गया है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सिखों के कितने गुरुओं के नाम पर रखा गया है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर झील रखा गया है। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। 60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे होती है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1275 मेगावाट है। वहाँ कोसी में कितना होता है 20,000 मेगावाट और इसमें 1275 मेगावाट। चौथा और अंतिम क्या है, हीराकुंड यानी हीराकुड परियोजना महानदी पर स्थित उड़ीसा में ये संसार में सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4,801 मीटर है। इसकी सिंचाई और बिजली उत्पादन से उड़ीसा का कृषि संबंधी एवं औद्योगिक विकास हुआ है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 270 मेगावाट है। इससे लोहा, इस्पात, कागज, सीमेंट और एल्यूमिनियम उद्योगों के लिए विद्युत प्राप्ति की सुविधाएं सुलभ हुई है। इससे महानदी के डेल्टा वाले भाग में बाढ़ नियंत्रण भी हुआ है। तो ये 4 नदी परियोजना के बारे में हमने पढ़ा जो प्रमुख था। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े बांधों और तटबंधों पर जोर देते हुए इनकी उपयोगिता की आवश्यकता का वर्णन करें। बड़े बड़े बांधों और तटबंधों पर जोर देते हुए करें इनकी उपयोगिता, उसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं बड़े बड़े बांधों और तटबंधों की आवश्यकता जल के प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसका प्रबंधन इसलिए किया जाता है कि जल की कमी को रोका जाए। जलाभाव का सबसे बड़ा कारण जल प्रबंधन की कमी है। विश्व में इजराइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जानकारी के मुताबिक या जानकारी के अनुसार इजराइल में मात्र 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। बताइए कितना कम वर्षा होती है, परंतु वर्षा जल नष्ट नहीं होने दिया जाता। अतः वहाँ पानी का कोई अभाव नहीं होता है। वहाँ भारत में इसका विपरीत 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए भारत में 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में, और वहाँ मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होने के बावजूद वहाँ जल की कमी नहीं होती है। तो 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, यानी इजराइल से लगभग 5 गुना ज़्यादा वार्षिक वर्षा काल में भारत के अधिकांश भाग को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है और अधिकांश जल नदियों द्वारा समुद्र में बह जाता है। तब वर्षा के बाद 9 महीनों तक अनेक भागों में जल का अभाव हो जाता है। इसी जल के अभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 9 सितंबर 1987 को एक राष्ट्रीय जल नीति अपनाई, जिसके तहत बड़े बड़े बांधों और तटबंधों का निर्माण किया गया। तो ये हमारे लिए जल का अतिदोहन ना हो, जल को कैसे रोका जाए और किस किस तरीके से जल बचाने का कार्य हो रहा है। अब हम इसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इसकी उपयोगिता। ये उपयोगिता क्या है? इन तटबंधों के द्वारा रोके गए जल से सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उसे सोन और गंगा के बीच बिहार का क्षेत्र उर्वर भूमि का स्वामी है, लेकिन दोनों में से किसी नदी की बाढ़ का पानी इस भाग में नहीं पहुंचता है, क्योंकि पश्चिम के रोहतास, बक्सर और भोजपुर की ज़मीन कुछ ऊंची है, जिसमें कर्नल डिफेंस के सुझाव पर बनी सोन परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और सबसे पहली सिंचाई परियोजना है। इससे विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई होती है, यानी इससे पूरा क्षेत्र में सिंचाई होती है, गंगा, भोजपुर और आसपास के एरिया में। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन बनी? इससे कौन 2 राज्य अधिक लाभान्वित है? ये भी VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो कहते हैं भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। पहले दामोदर विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण शोक नदी कहलाते थे पहले। अब यह नदी छोटा नागपुर से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली तक जाने वाली यह नदी अपनी पानी को बहाव ले जाते हैं, इस तरीके से वहाँ फ़ायदा पहुँचा। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन जो है हम स्टार देखेला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है तरुण भारत संघ नामक स्वयंसेवी संस्था राजस्थान में वर्षा जल भंडारण के लिए सर्वाधिक प्रयास कर रही है। कौन? तरुण भारत संघ नामक स्वयंसेवी संस्था राजस्थान में वर्षा जल भंडार के लिए सर्वाधिक प्रयास कर रही है।
उसके बाद हौजे दास एक प्रसिद्ध स्थान है जो एक विशेष हौज यानी तालाब के कारण पड़ा है, यानी ये भी एक विशेष हौज है, इसलिए उसका हौजे दास एक प्रसिद्ध स्थान का नाम दिया गया है। जो देश की राजधानी नई दिल्ली में है, कहाँ है? जो देश की राजधानी नई दिल्ली में है, कौन? ये आपका जो हौजे दास एक प्रसिद्ध स्थान है, ये राजधानी दिल्ली में है। अगला है, कहता है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पानी को सोता बहाकर खेतों में आने अथवा बाहर निकालने के लिए एक विशेष अवधि का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, वर्षा से पहले किसान अपने ऊंची मेड़ बना लेते हैं। मेड़ यानी जिसको हम लोग आल बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, मेड़ बना लेते हैं। वर्षा जल इसमें जमा होकर धीरे धीरे भूमिगत हो जाता है। जैसे जैसलमेर में जैसे खेतों को खादीन कहते हैं। जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ सालों भर कभी कभी वर्षा नहीं होती। राजस्थान के शेष भागों में, मध्य प्रदेश, यूपी में इन्हें जोहड़ कहते हैं। राजस्थान के शेष भागों में से मध्य प्रदेश, यूपी में इन्हें जोहड़ भी कहते हैं। वहाँ जो कि उसको क्या कहा जाता है? उसको खादीन कहा जाता है। वहाँ खादीन कहा जाता है और यहाँ जोहड़ कहते हैं इसको, यहाँ जोहड़, इसको याद रखना। अगला है क्वेश्चन VBI क्या है? विभिन्न परियोजना किन किन नदियों पर स्थित है? वे ये हैं, कौन कौन है? नंबर 1 में करें, हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, जो उड़ीसा, ये संसार में सबसे लंबा बांध है। दूसरा है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश, गुंटूर जिला तथा तेलंगाना के नलगोंडा जिला के बीच कृष्णा पर स्थित है। तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर स्थित है। ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। उसके बाद चौथा है चंबल नदी घाटी परियोजना, ये चंबल नदी पर स्थित है। इस पर 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बनाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 5वां है तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक में है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला है, छठा है मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। 8वां है सोन परियोजना, ये दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रसिद्ध नदी सोन पर एक सिंचाई परियोजना चालू की गई है। जल संग्रह के लिए बाया सागर नामक जलाशय बनाया गया है तथा सोन नदी पर 50.20 मीटर लंबा तथा 30 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। अगला 8वां नंबर का है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। रावी और व्यास नदियों का जल सतलज में गिराकर इस नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। दसवां है भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सीमा के निकट स्थित है। ये संसार की सर्वोच्च बांध है, बांध में से एक है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितना है? 226 मीटर ऊंचाई। अगला है रिहंद परियोजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिहंद परियोजना रिहंद सोन नदी की सहायक नदी उत्तर प्रदेश में 900 मीटर लंबा और 92 मीटर ऊंचा बांध बनाकर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। इस झील का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील आपको समझ में आना चाहिए कि एक मशीनीकरण यानी मशीनीकरण के द्वारा बनाया, इसको चालू किया था और स्टार्ट किया था। अगला है नोट, नर्मदा बचाओ आंदोलन नामक स्वयं सेवी संस्थान गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध स्थानीय लोगों, किसानों, पर्याविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहयोग के लिए प्रेरित करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी? बिहार की सबसे पुरानी, तो कहता है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ ये यहाँ की पहली परियोजना है जो कि ब्रिटिश सरकार ने संचित
भूमि में वृद्धि कर अधिकांश या अधिकाधिक फसल उत्पादन के दृष्टि से इस परियोजना का विकास सन 1874 ईस्वी में किया गया था। बताइए कि ये बिहार का सबसे पहला परियोजना है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको सन 1874 ईस्वी में किया गया था। अगला, जल संकट किसे कहते हैं? ये काफ़ी वीवी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि जल संकट किसे कहते हैं। जल की अनुपलब्धता यानी जल की कमी जल संकट के रूप में माना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। स्वीडन एक विशेष फॉल्कन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर की जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल अनुपलब्धता जल संकट है। इससे कम जल अनुपलब्धता यानी जल संकट है। 1000 घन मीटर से कम जल मिलने पर वो जल संकट के अंदर में आता है। अगला है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है, केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित होते हैं। कानपुर एक ऐसी जगह जहाँ 180 चमड़े के कारखाने, कितना 180, ये वीवी है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। उसके बाद क्या कहता है, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन। NHPC का फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? तो कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि विकास, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि के कारण जल की मांग में लगातार वृद्धि होती गई। यानी जितना ज़्यादा आबादी बढ़ता गया तो उतना जल की मांगें बढ़ती गई। इस कारण इन नदियों के जल में हिस्सेदारी के संबंध में अनेक अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद उत्पन्न हुए। तो वो कहाँ हुए? तो कहता है कि नदी जल विवादों के कारण राज्यों के आपसी संबंध में तनाव उत्पन्न होता जाता है। कहाँ? तो इस तरह का जो अक्सर देखा जाता है, तेलंगाना में ये जल से संबंधित तनाव उत्पन्न हुआ है। तो ये चैप्टर इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 आपका मैं कंप्लीट कर दिया दोस्तों। इस तरीके से आप इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी नए हैं या लेट से जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल जो नाइस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल है इसको आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जो पुराने साथी हैं तो वो फटाफट हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। आप तमाम साथियों का धन्यवाद। मैं आपको बता दूं एक जानकारी के तौर पर कि क्लास 10 का ज्योग्राफी का मुकम्मल यानी सभी चैप्टरों का वीडियो इस तरीके से नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे और किसी साथी को अगर नोट्स चाहे तो वो हमारे टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएगा। आप तमाम साथियों का धन्यवाद।